ज्ञानवापी परिसर के सर्वे से जुड़ी एक बड़ी खबर इस वक्त हम आपको देने जा रहे हैं। एक वादी, कई वादी हैं वहां पर, एक वादी कल अपना केस वापस लेंगी। ये बड़ी खबर। राखी सिंह अपनी याचिका कल वापस लेंगी। अन्य वादी अपने रुख पर कायम है। राखी सिंह, सीता साहू, मंजू व्यास, लक्ष्मी देवी और रेखा पाठक की याचिका है और राखी सिंह कल अपना केस वापस ले रही हैं, ऐसी घोषणा उन्होंने की। हिंदू पक्ष के वकील और अन्य पदाधिकारी बैठकर आगे की रणनीति तय करेंगे। क्या इस बैठक के बाद राखी सिंह अपना फैसला एक बार फिर से बदलेंगी, यह देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल जो खबर इस वक्त बड़ी है हमारे पास है वो ये कि राखी सिंह अपना वाद, अपनी याचिका कल वापस ले रही हैं। उनको बनाने का प्रयास तेज किया जाएगा। हिंदू पक्ष के वकील के बाद 1 घंटे बाद बैठक होगी। राखी सिंह को मनाने का प्रयास किया जाएगा। राखी सिंह मामले को लेकर कैंट क्षेत्र में गोपनीय बैठक होगी। हिंदू पक्ष के वकील के साथ यह बैठक होगी। 1 घंटे बाद कैंट क्षेत्र में नीतीश पांडे फोन लाइन पर हैं। नीतीश, 1 घंटे बाद कैंट क्षेत्र में यह गोपनीय बैठक बताई जा रही है, और क्या जानकारी मिल रही है आपको इस बैठक के बारे में? राजन जी, अगर बैठक की बात कर ले तो इस बैठक में चारों वादी मौजूद रहेंगे, अन्य चारों वादी, और इसके साथ ही अगर बात करें तो इस पूरे केस से जुड़े हुए जो अधिवक्ता हैं उनको भी बुलाया गया है। और इतना ही नहीं, इस केस के पीछे अगर बात करें तो जो हमारी अभी सूत्रों के हवाले से जो हमारे पास खबर है कि राखी सिंह पहले से भी इस केस को लेकर कुछ खास दिलचस्पी नहीं दिखा रही थी, लेकिन जब मामला प्रकाश में आया और मामला इस तरह हाइप पर आया तो उसके बाद इन्होंने इंटरेस्ट दिखाया। लेकिन इसके बाद जिस तरह से कल कार्रवाई में निराशा हाथ लगी है, वो निराशा भी वजह हो सकती है और निराशा के साथ कुछ घरेलू कारण भी वजह बताए जा रहे हैं। अब देखना ये होगा कि बैठक के बाद निर्णय क्या होता है। फिलहाल अभी की स्थिति यह है कि कैंट क्षेत्र में एक गोपनीय बैठक बुलाई गई है और इस बैठक में इन सभी लोग, चारों वादी और पिछले वाद से जुड़े हुए लोग, अधिवक्ता, ये सभी लोग मौजूद रहेंगे। कुल कितने वादी हैं नीतीश, एक बार फिर से स्पष्ट करें, कुल कितने वादी हैं? कुल अगर बता दें राखी सिंह को लेकर तो कुल 5 वादी हैं इस पूरे मामले में। 4 वादी अभी भी अटल है, 1 वादी अपना केस अपना इस पीछे हटने की बात कह रही है, जिनका नाम राखी सिंह है। अब देखना यह है कि इनको वापस हटने के लिए या न हटने के लिए क्या मनाया जाता है। लोग कारण जानना चाहते हैं, खुद वादी पक्ष के जो अन्य वादी हैं वो भी कारण जानना चाहते हैं कि आखिर आप हताश है, निराश है, कल की जो कार्रवाई हुई है उससे निराश है, या फिर कोई अन्य घरेलू कारण है उससे आप पीछे हटना चाहती हैं। ये सारे सवाल अभी बरकरार हैं। लेकिन अभी का अपडेट आपको बता दूं कि 1 घंटे के भीतर ये बैठक होने वाली है। गोपनीय बैठक बुलाई गई है और इस गोपनीय बैठक के बाद जो तथ्य निकल कर सामने आएंगे एबीपी गंगा वो भी अपडेट आपको देगा। राजन जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका नीतीश। बड़ी जानकारी नीतीश पांडे अभी दे रहे थे। 5 वादियों में से 1 अपनी याचिका कल वापस ले रही है, लेकिन अभी एक गोपनीय बैठक 1 घंटे बाद कैंट क्षेत्र में बुलाई गई है। याचिकाकर्ताओं के साथ हिंदू पक्ष के वकील होंगे। क्या इस बैठक के बाद राखी सिंह अपना निर्णय बदलेंगी, इस पर हमारी निगाह रहेगी। वाराणसी में ज्ञानवापी परिसर के पास ऐसा कौन सा सच छिपा है जिसके लिए बवाल मचा हुआ है? रिपोर्ट देखिए। पहले दिन जबरदस्त बवाल, दूसरे दिन बैरिकेडिंग का जाल। कार्रवाई शुरू होने के बाद जब लोग बैरिकेडिंग तरफ आगे बढ़े तो अंदर बहुत से मुस्लिम आगे अंदर बैठे थे, गेट पर आ गए। वो प्रशासन ने हमको अंदर जाने नहीं दिया, सहयोग नहीं किया, जिसकी वजह से आज आगे कार्रवाई नहीं हो पाई। ज्ञानवापी के सर्वे में गदर, खाली हाथ निकले वकील। कोर्ट में दरखास्त देंगे, अब कोर्ट जो दिशा निर्देश देगा उसके आधार पर आगे कार्रवाई होगी। दिन दूसरा था लेकिन बवाल पहले दिन से भी ज्यादा। मेरे सामने कोई कार्रवाई नहीं है, बोले हम तमाम शंकाओं और हंगामे के बीच एडवोकेट कमिश्नर अपनी टीम के साथ ज्ञानवापी परिसर में सर्वे करने के लिए तो पहुंच गए, लेकिन अंदर माहौल अलग था। दावा किया गया कि मुस्लिम समाज के लोग बैरिकेडिंग करके अंदर ही बैठे थे और सर्वे के काम में बाधा डाली गई। भारी मात्रा में मुस्लिम समावेशनर साहब बैरिकेडिंग के तो अंदर नहीं जाने दिया गया। वो लोग दरवाजे पर आके खड़े हो गए।
और इसीलिए कमिश्नर साहब की कार्रवाई आज कंप्लीट नहीं हो पाई है। यही हमारा स्टेटमेंट है, इससे ज़्यादा मैं नहीं बोलना चाहता। सर्वे का आदेश कोर्ट से आया था और मामला एक बार फिर लौटकर कोर्ट की चौखट पर पहुंच गया है। 9 मई को अगली सुनवाई होगी और ज्ञानवापी परिसर में क्या क्या हुआ वो वकीलों की टीम अपनी अपनी तरफ से अपना अपना पक्ष बताएगी। अब हम अपनी जो बात है हम अपनी बात कोर्ट में कहेंगे। 9 तारीख को इस मामले की कोर्ट में सुनवाई है। हमारे जहाँ पे जो वकील हैं सब लोग अपनी बात कोर्ट में कहेंगे और उसके बाद आगे टाइम लिया जाएगा। अगर स्पेसिफिक ऑर्डर लेना तो स्पेसिफिक ऑर्डर लेंगे, पर मेरे हिसाब से ऑर्डर बहुत क्लियर था। ज्ञानवापी पर गदर ऐसा छिड़ा है कि पूरे देश की निगाह अब काशी पर टिक गई है, ठीक वैसे जैसे अयोध्या मामले में टिकी थी। अयोध्या का मामला तो निपट गया, लेकिन अब ज्ञानवापी का विवाद बड़ा बन गया है या फिर बनाया जा रहा है। जिस बैरिकेडिंग की बात हिंदू पक्ष की तरफ से बताई गई, उसको लेकर मुस्लिम पक्ष का अपना अलग ही दावा है। प्रशासन ने कोर्ट के आर्डर का कंप्लायंस किया है। कोर्ट ने कोई आर्डर नहीं किया था कि बैरिकेडिंग के अंदर जाके आप इंस्पेक्शन करें। बैरिकेडिंग के बाहर का था वो आपने किया। हमारा अगला कदम 9 तारीख को तय होगा। हमने तो कदम उठा दिया कि हम दूसरा कमिश्नर बदला जाए। कमिश्नर पर हमें विश्वास नहीं है। नहीं, ये पक्षपात कर रहे हैं। वादी जो कह रहा है वो कर रहे हैं। इनको एक कोर्ट की तरफ से कमिश्नर है, इनको एक निष्पक्ष रूप में काम करना चाहिए। वादी ने कहा कि साहब ये देख लीजिए, वो कर लीजिए, और सारी चीज उनकी बात मानते जा रहे हैं। आप लोगों ने कुछ दिखाने का प्रयास नहीं किया? सारा चीज किया, ऑब्जेक्शन किया, लिखित ऑब्जेक्शन किया, उनको लिखित एप्लीकेशन दिया, लेकिन वो अपने मनमाना कर रहे हैं, क्योंकि जो वादी कर रहा है वो कर रहे हैं। तो हम 9 तारीख के बाद ही जो 9 तारीख सर्वे के पहले दिन जो बवाल हुआ था, उसे देखते हुए दूसरे दिन भी सभी की नजरें ज्ञानवापी के गेट पर टिकी थी। मुस्लिम पक्ष को इस मामले में ऐतराज क्यों है, ये आपको बताते हैं। कोर्ट ने जिस एडवोकेट कमिश्नर को नियुक्त किया है, उन पर पक्षपात के आरोप लगाए गए हैं। एडवोकेट कमिश्नर अजय मिश्रा को बदलने के लिए कोर्ट में याचिका भी दाखिल की गई। याचिका में कहा गया कि सर्वे के पहले दिन सूर्यास्त के बाद भी मस्जिद में जाने की जिद की गई, जबकि ऐसा कोई आदेश न्यायालय की तरफ से नहीं आया। आरोप लगाया गया कि एडवोकेट कमिश्नर एक पक्ष की बात सुनकर ही सर्वे कर रहे हैं। याचिका में यह भी कहा गया कि एडवोकेट कमिश्नर दीवारों पर उंगली से खरोद कर जांच कर रहे थे। कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की याचिका पर सुनवाई करते हुए फैसला सुरक्षित रख लिया और अब 9 मई को अगली सुनवाई होगी। सर्वे के दूसरे दिन एक युवक ने नमाज पढ़ना भी शुरू कर दिया, जिसे हिरासत में ले लिया गया। ज्ञानवापी सर्वे जब तक चलेगा तब तक माहौल ऐसा ही रहेगा, क्योंकि यह सिर्फ जमीन या संपत्ति का मसला नहीं, मसला तो धर्म का है। वाराणसी से नीतीश कुमार पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। आगे बढ़ते हैं, खबर फिरोजाबाद से है। वहां पर गश्त पर पहुंची पुलिस की धक्का मुक्की से एक महिला की मौत हो गई। मृतक के परिजनों ने पुलिस की पिटाई से मौत का आरोप लगाया है। यह मामला थाना पचोखरा इलाके के इमलिया गांव का है। यहां कल देर रात पुलिस गश्त करने पहुंची थी। यहां पुलिस फौरन सिंह नाम के शख्स के घर पहुंची थी और उसके परिवार के 4 लोग कल ही जेल से छूटकर घर पहुंचे थे। इस दौरान परिवार की महिला से पुलिस की पूछताछ शुरू हुई और मामला बहस के बाद धक्का मुक्की में तब्दील हो गया। और इस दौरान धक्का लगने से महिला गिर पड़ी और उसके बाद पुलिस महिला को सरकारी ट्रॉमा सेंटर लेकर पहुंची, लेकिन महिला की जान चली गई थी। महिला की मौत की खबर के बाद बड़ी तादाद में ग्रामीण मौके पर इकट्ठे हो गए। फौरन सिंह के परिवार के 4 सदस्य जेल से छूटे थे और देर रात पुलिस गश्त करने पहुंची थी। पूछताछ की इस घर की महिला से, धक्का मुक्की हुई और फिर उसके बाद देखिए आप, इस दौरान धक्का मुक्की में महिला गिर पड़ी और पुलिस फिर महिला को सरकारी ट्रॉमा सेंटर लेकर पहुंची, लेकिन महिला की जान जा चुकी थी। साहब मैं सो रही थी अपने माँ के पास, पुलिस वाले आए थे, उन्होंने हमको जगाया। तो उन्होंने ना पहले मेरे भाइयों के बारे में पूछी थी कि तुम्हारे भाई कहाँ है, माँ से पूछ रहे थे। तो मेरी माँ ने ये बोला सर वो यहाँ पर है नहीं है। फिर वो चले गए। फिर उन्होंने मेरी माँ का गला पकड़ा था, फिर गला पकड़ा हुआ उनको झपट हो रहा था, उनको ज़मीन पर
गिरा दिया था। फिर मेरी माँ बेहोश हो गई। फिर हमने इन लोगों के पास फ़ोन किया, दूसरे फ़ोन से 100 नंबर गाड़ी पे फ़ोन किया था। फिर वो आए थे, उनको लेके मेरी माँ को लेके चले आए थे। कह रहे थे अभी इनमें जान है, वो लेके चले आए। लगभग रात के 12:45 पे 112 पर सूचना आई कि जहाँ पर तस्दीक किया गया वहाँ पर एक महिला की जो है मृत्यु हुई है और उसमें आरोप लगाया कि पुलिस वालों की वजह से वो मृत्यु हुई है। तो उसको देखते हुए इमीडिएटली जो है उसमें शव को मोर्चरी भेजा गया और यहाँ पर पुलिस जो डॉक्टर हैं उनके 3 डॉक्टरों के पैनल व वीडियोग्राफी के साथ में पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। वह इसमें जो परिवारजन है उनसे बात करी गई है, उनसे तहरीर ली जा रही है। वह इसमें जो अग्रिम विधि कार्रवाई है उसको किया जाएगा। और एक और बड़ी खबर ताजमहल से जुड़ी हुई। ताजमहल को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में याचिका दाखिल की गई है। परिसर के भीतर 20 से ज्यादा कमरों के दरवाजे खोलने की मांग है। हाईकोर्ट से सरकार को एक तथ्य खोज समिति गठित करने की भी मांग की गई है इस याचिका में। और इस याचिका में तर्क है कि ताजमहल एक पुराना शिव मंदिर है। अस्थायी रूप से बंद कमरों में भगवान शिव का मंदिर होने का दावा किया गया है। डॉक्टर रजनीश सिंह ने यह याचिका दाखिल की है। भाजपा अयोध्या इकाई के मीडिया प्रभारी होने का दावा उन्होंने किया है। अधिवक्ता रुद्र विक्रम सिंह के माध्यम से यह याचिका दाखिल की गई है। पूर्ण ऐतिहासिक तथ्यों को जनता के सामने लाने की मांग की गई है। 4 मंजिला इमारत के ऊपरी और निचले हिस्से में 22 कमरे होने का दावा है और इनमें से 20 कमरे खोलने की मांग की। आइए इस खबर पर और ज्यादा जानकारी हासिल करते हैं, क्योंकि ये खबर आगे जाकर अगर इस याचिका पर सुनवाई होती है तो हो सकता है कि इसमें राजनीतिक गोलबंदी भी हो, राजनीतिक टिप्पणियां भी हो। अनुभव हमारे साथ जुड़े हुए हैं और अनुभव चूंकि याचिकाकर्ता भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं, जैसा कि आप अपनी पिछली रिपोर्ट में दिखा रहे थे, बता रहे थे, इसलिए मामला राजनीतिक हो सकता है, लेकिन उस पर हम बाद में चर्चा करेंगे। अभी पहले आप जो याचिका में बातें कही गई हैं और उसके पीछे जो तर्क दिया गया है वो हमारे दर्शकों के सामने रखें। देखिए, बिल्कुल ये याचिका दायर की गई है इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ में और साफ तौर से याचिका में ये मांग की गई है कि जो ताजमहल है आगरा में, उसको पहले से ही तेजो महल कहा। बहुत सारे जो हिंदू संगठन है वो कहते हैं, अभी आपने देखा कैसे आचार्य परमहंस वहाँ पर गए, वो भी यही बात कह रहे थे। तो उसकी एक बात है। दूसरा ये है कि तकरीबन 22 कमरे ऐसे हैं जिनमें से 20 हमेशा बंद रहते हैं और उन कमरों को खोला जाए। क्योंकि वहाँ पर जो हिंदू देवी देवता हैं उनकी मूर्तियाँ हैं। इस तरीके की बात उस याचिका में है। और जिसकी बात आपने की, याचिकाकर्ता रजनीश सिंह है। रजनीश सिंह इस वक्त अयोध्या में बीजेपी के मीडिया प्रभारी हैं और रजनीश सिंह वही व्यक्ति हैं जिन्होंने जब अखिलेश सरकार थी और गायत्री प्रसाद प्रजापति खनन मंत्री थे तब इनके खिलाफ लोकायुक्त में सबसे पहली शिकायत रजनीश सिंह ने की थी। फिर उसके बाद समय बदला, चीज़ें बदली, रजनीश बीजेपी में आ गए और आज मीडिया प्रभारी हैं। उन्होंने अपने वकील रुद्र प्रकाश सिंह जो है उनके जरिए ये पिटीशन फाइल की है और उसमें इस बात का साफ तौर पर जिक्र किया है कि हाईकोर्ट जो है इस पूरे मामले की सुनवाई करे, अब चूंकि आपने सुनवाई करे बल्कि ASI यानी अब चूंकि आपने रजनीश सिंह जी के वकील रुद्र विक्रम सिंह जी का नाम ले लिया है तो अपने दर्शकों को बताएं कि इस वक्त वो ABP गंगा पर लाइव कनेक्ट हैं। रजनीश सिंह याचिकाकर्ता के वकील रुद्र विक्रम सिंह इस वक्त हमारे साथ सीधा कनेक्ट है। अब हम अगला प्रश्न उनसे ही पूछेंगे। वकील साहब, बहुत स्वागत है आपका ABP गंगा पर। धन्यवाद। हमारे सारे दर्शक इस खबर को बहुत गौर से देख रहे हैं और ये जानना चाहेंगे आपसे, चूंकि आप खुद वकील हैं इस मामले में पिटिशनर की ओर से, क्या पिटीशन है आपकी और उसका आधार क्या है? देखिए, जो आपने कहा कि आपके दर्शक जानना चाहते हैं, मुझे लगता है पूरा देश जानना चाहता है कि आखिर इस ताजमहल को, जिसको इतना बड़ा भव्य कहा गया है और इसकी भव्यता इतनी है, तो ये पूरा देश जानना चाहता है, पूरे देश का कम से कम हिंदू समाज जानना चाहता है कि क्या ये राजा मानसिंह का ये पैलेस था जिसमें भगवान शिव की भव्य प्रतिमा थी, भव्य मूर्ति थी, अन्य देवी देवता यहाँ विराजमान थे और जिसको शाहजहां ने जबरदस्ती इसको टेक ओवर करके यहाँ पे मुमताज का जो मकबरा था, मुमताज को दफन किया उसके बगल में और उसके बाद इसको ये नाम दे दिया कि नहीं, यहाँ ये जो है उनकी याद में हमने बनाया है। तो ये इस याचिका में हमने 2-3 बातें जो मुख्यतः मांग करी हैं। हमने ये नहीं कहा कि इसको अब तुरंत ताजो महालय घोषित कर दीजिए या राजा मान सिंह का पैलेस घोषित कर दीजिए। हमने कहा कि आप एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी गठित करिए, ASI के भी लोग हों, कुछ इतिहासकार हों, कुछ अच्छे जानकार लोग हों जो इतिहास को पढ़ते हों, समझते हों और वो ये निर्धारित करें, वो ये फाइंड आउट करें कि वाकई में ये क्या राजा मान सिंह का पैलेस था
जिसको बाद में ताजमहल के रूप में बना दिया गया, या फिर और ये जो 20 बंद कमरे हैं इनको खोला जाए और उसमें देखा जाए कि भाई देखिए, राइट टू इंफॉर्मेशन जो देश में 2005 से लागू है, उसके तहत हमें जानने का अधिकार है। हमने एक आरटीआई लगाई जब हम ताजमहल घूमने गए, तो हमने कहा कि भैया इन कमरों को खोलिए। उन्होंने कहा नहीं, कमरे नहीं खोलेंगे। हमने एक आरटीआई लगाई कि भाई हमने पैसा तो पूरे ताजमहल देखने का दिया था, आप इन कमरों को क्यों बंद के रखा है आपने? तो वहां से एसआई का जवाब आया कि सुरक्षा की दृष्टि से हमने इनको बंद कर रखा है। अब आप बताइए कि ताजमहल जैसी चीज जिसको पूरा विश्व देखना चाहता है, उसमें सुरक्षा की ऐसी क्या दृष्टि है जो हमको नहीं दिखाया जा रहा है? तो उस आधार पर, और आपको मैं बताऊं, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन ने 2017 में भारत सरकार को कहा था कि आप जो है एक कमेटी गठित करिए, कमेटी गठित करके आप इसको फाइंड आउट करिए और लोगों के सामने ये रखिए कि आखिर ताजमहल की सत्यता क्या है। लेकिन भारत सरकार ने उसमें कोई कमेटी गठित नहीं की। तो इसलिए हम लखनऊ हाई कोर्ट गए हैं कि भाई ये जो कमरे हैं, कमरों का क्या रहस्य है, ये जो महल था उस महल का क्या रहस्य है, और उसमें बहुत सारी बातें हैं। अगर आप कहें तो मैं उन बातों को भी बताऊं कि बिल्कुल आपकी बात सुनेंगे, बिल्कुल आपकी बात सुनेंगे वकील साहब। लेकिन जो पिटिशनर है अब खुद भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं, रजनीश जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनकी बात भी सुन लेते हैं कि वो किस बात से प्रेरित हुए। रजनीश जी, बहुत स्वागत है आपका एबीपी गंगा पर। देखिए, वकील साहब बता रहे हैं कि क्या पिटिशन है, इससे पहले क्या हुआ, लेकिन आप किस बात से प्रेरणा प्राप्त करके इसको कोर्ट में लेकर गए, और कोर्ट में ले जाने से पहले भी क्या आपने इस प्रकार का कोई प्रयास किया कि फैक्ट फाइंड्स किए जाएं, इन 20 कमरों की सच्चाई पता लगाई जाए? जी, मैंने निश्चित रूप से इसका प्रयास किया। मैंने समय समय पर भारत सरकार को और प्रदेश सरकार को इस संबंध में पत्र लिखता रहा हूँ मैं कि वहाँ पे जो 22 कमरे बंद है उसको खोला जाए। बंद किसके आदेश से है ये भी आज तक किसी को नहीं पता है। मैंने एसआई से पूछा कि आपने किसके आदेश पे कमरे बंद कराए हैं, कोई जवाब नहीं। क्यों बंद कराए हैं? सुरक्षा कारणों से बंद कराए हैं। एक तरफ आप कहते हैं वो अंतर्राष्ट्रीय टूरिज्म प्लेस है। अगर अंतर्राष्ट्रीय टूरिज्म प्लेस है वो, और वहाँ पे ऐसा कोई सुरक्षा कारण मौजूद है जिसको किसी को पता नहीं है, तो क्या है कारण? आपने उसको बंद कर रखा है। अगर कल को वहाँ पे कोई घटना हो जाए या कुछ हो जाए तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? और भारत की छवि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर धूमिल होगी। इसलिए मैंने घटना कौन करेगा रजनीश जी? यही तो कह रहे हैं वो कि सुरक्षा कारणों से, सुरक्षा कारण ही तो बता रहे हैं ना वो। नहीं, सुरक्षा कारण क्या है? वो उसमें बम है, उसमें क्या है? सुरक्षा कारण में तो बम भी आता है, हो सकता है उसके अंदर कोई डायनामाइट रखा हो। आप ये कह रहे हैं कि सुरक्षा कारण में कुछ भी हो सकता है, और इसको आप जानना चाहते हैं कि कमरे के भीतर क्या है? निदान होना नितांत आवश्यक है, क्योंकि वो अंतर्राष्ट्रीय टूरिज्म प्लेस है। वो देश, वहाँ पे कोई घटना घटेगी तो भारत की छवि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे धूमिल होगी। अच्छा रजनीश, चाहता हूँ एक बहुत स्वाभाविक सहज सवाल है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे धूमिल हो। एक सवाल है, बहुत सहज स्वाभाविक सवाल है कि क्या आप कभी पुरातत्व विभाग के पास आप गए ये कहते हुए या ये जानने के लिए कि साहब ये 20 कमरे क्यों बंद रखे हैं आपने, और मेरे जैसे भारत के आम नागरिक को ये राइट है कि वो ये जाने कि इनका इतिहास क्या है, इनका वर्तमान क्या है, क्यों ये बंद रखे गए? जी, मैंने 20 पत्र लिखे हैं उनको, कभी कोई उत्तर नहीं आया? कभी कोई उत्तर नहीं आया, कोई संतोषपूर्ण जवाब नहीं। अभी आरटीआई लगाई तब आरटीआई में एक लाइन का जवाब कि सुरक्षा कारणों से बंद है, बस जी। तो कोई बात नहीं हुई। तो आपको विश्वास है कि कोर्ट इस मामले में दखल देगा? निश्चित कोर्ट दखल देना चाहिए, कोर्ट दखल देगा भी, क्योंकि कोर्ट भी नहीं चाहता होगा कि भारत में कोई सांप्रदायिक उन्माद हो या सांप्रदायिक उन्माद जैसी स्थिति बने। नहीं, सांप्रदायिक उन्माद कैसे हो सकता है? इस बात दर्शकों के सामने स्पष्ट करें। उन्माद ऐसे हो सकता है क्योंकि देखिए, हम हिंदू धर्मगुरु कुछ लोग कहते हैं वो तेजो महल है, मुस्लिम कह रहे हैं कि ताजमहल है, मकबरा है, वहाँ पे नमाज पढ़ी जाती है, शायद मुझे जानकारी नहीं है, शायद पढ़ी जाती है। तो ऐसे में तो एक क्लेश की स्थिति बनेगी ना। हिंदू वहाँ हनुमान चालीसा पढ़ने जाएगा, शिव चालीसा पढ़ने जाएगा, मुस्लिम वहाँ पे जो है नमाज पढ़ने जाएगा। इससे पहले कभी कोई वाद इस मामले में दाखिल नहीं किया गया रजनीश जी? मेरा विचार है शायद आप पहले व्यक्ति हैं जो कोर्ट के पास या इस प्रकार के इंस्टीट्यूशन के पास इस प्रकार की मांग लेकर गए हैं ताजमहल के संदर्भ में। मैं ठीक कह रहा हूँ, ये तथ्य है, आप पहले व्यक्ति हैं? संभवतः जहाँ तक मेरी जानकारी है कि सही है, मैं पहला व्यक्ति हूँ। मैं अपने जी वकील साहब आप कुछ कहना चाह रहे हैं? रुद्र विक्रम जी, वक्फ बोर्ड जो है, सुप्रीम कोर्ट गया था कि ये संपत्ति जो है वक्फ बोर्ड की संपत्ति है और इसको वक्फ बोर्ड की संपत्ति घोषित किया जाए। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आप कब शाहजहां ने आपको साइन करके वक्फ बोर्ड की संपत्ति दी थी, आप वो हमें सिग्नेचर दिखा दीजिए, हम इसको घोषित कर देंगे। तो वो तो किसी के पास है नहीं, वक्फ बोर्ड वाले जबरदस्ती गए थे तो उसको पिटीशन खारिज हो गई थी। जी, इससे पहले वकील साहब आप बता रहे हैं कि ये एकमात्र चीज या इसमात्र याचिका इस संबंध में कोर्ट के पास गई थी, इसके अलावा कहीं कोई रिकॉर्ड नहीं है, किसी ने कुछ भी क्लेम नहीं किया है?
देखिए, हमारी जानकारी में ऐसा कुछ नहीं है। एक आगरा सिविल कोर्ट में शायद कोई ऐसा मसला गया था, जो कि मुझे वो कुछ उनका आधार कुछ और था, हमारा आधार कुछ और है। आगरा सिविल कोर्ट में कुछ ऐसा एक मसला है, मुझे ध्यान नहीं है, मतलब कहीं पढ़ा था मैंने जी, लेकिन वो उसकी क्या स्थिति है वो मुझे पता नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका वकील साहब, बहुत बहुत धन्यवाद रजनीश जी, और बहुत धन्यवाद अनुभव आपका इस बहुत ही महत्वपूर्ण खबर पर हमारे दर्शकों को अपडेट देने के लिए, जानकारी देने के लिए बहुत धन्यवाद। बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे एक बड़ी खबर के साथ। प्रदेश के 15 शहरों में प्राइवेट इंडस्ट्रियल पार्क्स बनेंगे। जी हां, कई जिलों में प्राइवेट इंडस्ट्रियल पार्क बनाने का खाका तैयार कर लिया गया है। लखनऊ, उन्नाव, अमेठी और सुल्तानपुर में ये प्राइवेट इंडस्ट्रियल पार्क बनेंगे। इसके अलावा प्रतापगढ़, औरैया, हमीरपुर और जालौन का नाम भी शहरों की लिस्ट में शामिल है। नोएडा, गाजियाबाद, मेरठ, आजमगढ़ में भी ऐसे ही इंडस्ट्रियल पार्क बनाए जाएंगे और अंबेडकर नगर, गोरखपुर, प्रयागराज जिलों का नाम भी इस लिस्ट में शामिल है। 15 प्राइवेट इंडस्ट्रियल पार्क बनाए जाएंगे पूरे प्रदेश में। जिन जिलों में ये बनाए जा रहे हैं उन जिलों के नाम इस वक्त आपकी स्क्रीन पर, उनमें से कई पहले ही इंडस्ट्रियल बेल्ट्स हैं, वहां पर भी ये प्राइवेट इंडस्ट्रियल पार्क्स बनाए जाने हैं। ये बड़ी खबर। प्रदेश के 15 शहरों में प्राइवेट इंडस्ट्रियल पार्क बनेंगे, ये इस वक्त की बड़ी अपडेट, और इसका पूरा खाका भी तैयार कर लिया गया है। कई जिलों में ये प्राइवेट इंडस्ट्रियल पार्क बनाए जाएंगे। लखनऊ, उन्नाव, अमेठी, सुल्तानपुर, नोएडा, गाजियाबाद, प्रयागराज, ये सभी जिले इसमें शामिल, जहां पर ये प्राइवेट इंडस्ट्रियल पार्क बनाए जा रहे हैं। और ये हमीरपुर और जालौन का नाम भी शामिल है। आगे बढ़ते हैं, अगली बड़ी खबर चंदौली से है। जिलाधिकारी ने वहां पर मैजिस्ट्रियल इंक्वायरी के आदेश दे दिए हैं। मनराजपुर घटना को लेकर मैजिस्ट्रियल जांच के आदेश दिए गए हैं जिलाधिकारी की ओर से। जांच अधिकारी सदर एसडीएम 15 दिन में अपनी रिपोर्ट पेश करेंगे। 1 मई को पुलिस की दबिश के बाद निशा की संदिग्ध मौत हुई थी। इस मामले में मैजिस्ट्रियल जांच के आदेश जिलाधिकारी ने दे दिए हैं। जांच अधिकारी सदर एसडीएम 15 दिन में अपनी रिपोर्ट पेश करेंगे। 1 मई को यह घटना हुई थी, 15 दिन में रिपोर्ट पेश करनी है जांच अधिकारी सदर एसडीएम को। मैजिस्ट्रियल जांच के आदेश जिलाधिकारी चंदौली के द्वारा। मैजिस्ट्रियल इंक्वायरी होगी अब निशा की संदिग्ध मौत के मामले में। युवती की संदिग्ध मौत के मामले में मैजिस्ट्रियल इंक्वायरी, 15 दिन में अपनी रिपोर्ट पेश करेंगे जांच अधिकारी सदर एसडीएम। 1 मई को यह संदिग्ध मौत हुई थी पुलिस की दबिश के बाद से, और अब जिलाधिकारी का आदेश है कि मैजिस्ट्रियल जांच होगी इस सारे प्रकरण में। 15 दिन का समय दिया गया है, 15 दिन में अपनी रिपोर्ट पेश करनी होगी। शशांक हमारे संवाददाता फोन लाइन पर हैं। शशांक, क्या एसडीएम सदर इंक्वायरी करेंगे? जी बिल्कुल, आपको बता दें ये मनराजपुर में 1 मई को घटना हुई थी। पीड़ित निशा की मौत संदिग्ध परिस्थितियों में थी। उसके बाद राजनीति भी शुरू हो गई थी। आम आदमी पार्टी के, कांग्रेस के, समाजवादी पार्टी के नेता भी आए। कल उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव भी आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं राजनीति शुरू है। डीएम चंदौली ने इसमें मजिस्ट्रियल जांच के आदेश दिए हैं। 15 दिन में एसडीएम सदर जांच करेंगे और रिपोर्ट सौंपेंगे। जी, बहुत धन्यवाद आपका शशांक।